हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो हमने रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद उनके डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शंस को देखा, क्या मतलब होता है उनका, कैसे हम उनको प्लॉट करते हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी फंक्शंस हमने देखने शुरू किए फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आपने वहां डेंसिटी फंक्शन डिफाइन किया, पहला गॉसियन या नॉर्मल, और फिर आपने देखा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉसियन पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, आपने ये भी बात की कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो हमारा गॉसियन नेचर को फॉलो करता है। तो एक इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है इसका, कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट के रीडिंग्स लेते हैं अगर, तो उन रीडिंग्स में या फिर कोई भी रैंडम आपके एरर्स की वजह से जो आपके एरर्स आते हैं, तो वो सभी जो एरर्स की प्रोबेबिलिटी है उसका भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट करें, डेंसिटी फंक्शन, कि वो किस रेंज में हमारा एरर होगा, तो वो भी हमारा जो मीन वैल्यू से अगर देखा जाए तो वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन नेचर को फॉलो करता है। तो इसलिए एरर्स के एनालिसिस के लिए आप यूज करते हैं इस गॉसियन, जो भी आपने कर पढ़ा है, गॉसियन पीडीएफ पढ़ा है उसके नेचर को। तो हम थोड़ा सा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि गॉसियन को हम कैसे यूज करेंगे, तो आपने लिखा कि गॉसियन पीडीएफ, अगर हमारे पास है कोई रैंडम वेरिएबल, हम कहेंगे कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, और आप इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो एन या जी से लिख सकते हैं। किन पैरामीटर्स को लिया आपने, म्यू और सिग्मा स्क्वायर को। देखिए अभी हमने ये जो भी पढ़ रहे हैं हम, ये सभी चीजें अभी हम बस देख रहे हैं डेंसिटी फंक्शंस, इनको हम बहुत अच्छे से फिर से रिकॉल करेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मोमेंट्स क्या होते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर फिर से आएंगे। इसलिए हम अगर 2 स्टेप में किसी टॉपिक को आप अगर कवर करेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा दिन तक याद रह सकती है। तो अगर हम देखें कि इस केस में अगर हमारा कोई गॉसियन रैंडम वेरिएबल था, तो उसके केस में आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स ऑफ एक्स is equals to 1 upon under root 2 pi sigma square e to the power minus of x minus mu whole square upon 2 sigma square। ये हमने लिखा था पीडीएफ, और यहां से अगर आपने इसको इंटीग्रेट करके फाइंड किया तो आपने ये भी लिखा कि इसके लिए हम सीडीएफ लिख सकते हैं, एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। तो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स हमने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू, अब ये जो चीज हमारी, हम क्योंकि x के फॉर्म में लिमिट्स पुट करें तो उसको कुछ अदर वेरिएबल से हम रिप्लेस कर देते हैं, e टू द पावर माइनस ऑफ, लेट्स से हमने कहा y माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इनटू ये हमने ले लिया dy। तो ये चीज हम देख चुके हैं। यहाँ से हमने g फंक्शन भी डिफाइन किया था, उसको भी एक, वहां से आपने ये भी देखा था कि ये जो फैक्टर है हमारा, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसको आपने अगर क्यू कहा तो ये 1 अपॉन क्यू का टर्म इसलिए आया है क्योंकि इतने फंक्शन का एरिया कितना है, क्यू है। तो अगर हम टोटल देखें तो एरिया की वैल्यू 1 होनी चाहिए पीडीएफ के अंदर, इसलिए आप ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपने यूज किया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मान लीजिए ये हमने कोई एक गॉसियन पीडीएफ ड्रॉ किया, अगर ये हमारे पास एक गॉसियन पीडीएफ है, ठीक है, इसको थोड़ा सिमेट्रिक का बना लीजिएगा। तो हमने ये बात कर ली थी कि ये जो गॉसियन पीडीएफ है ये हमारा म्यू के अबाउट, ये हमारा सिमेट्रिकल, मतलब ये अगर हम देखें एक्स, अगर हम लिख रहे हैं एफ एक्स ऑफ एक्स, तो ये पीडीएफ मतलब अगर हम देखें तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। मतलब अगर आप एरिया की बात करें, क्योंकि जब भी आप पीडीएफ से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर रेंज में, जिस रेंज में आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी, उसमें आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब आपको एरिया चाहिए। तो आपको पता है एरिया जितना आपके ये इवन फंक्शन दिख रहा है इसके अबाउट, तो ये हमारा जितना एरिया इस हाफ में होगा उतना ही एरिया इस हाफ में भी होगा। ये सभी चीजें क्लियर है आपको। तो अगर हम इसके लिए सीडीएफ का नेचर देखना चाहते हैं, किस फॉर्म का सीडीएफ इसका रहा होगा, जिसको डिफरेंशिएट अगर आपने किया तो आपको जो वैल्यू मिली वो आपको पीडीएफ से दिख रही है। तो अगर हम यहाँ पर एफ एक्स ऑफ एक्स देखें तो हमें पता है कि एफ एक्स ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच ही वेरी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर हम एक्स की वैल्यूज लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये आप अगर देखें तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये वैल्यू देगी, मतलब इस फंक्शन का जो स्लोप होगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप अगर देखें माइनस इन्फिनिटी से लेकर म्यू तक जो स्लोप है वो आपको इंक्रीजिंग नेचर का दिख रहा है, और म्यू के बाद से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, डिक्रीजिंग नेचर का दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो ये फंक्शन हमारा इसलिए कुछ इस फॉर्म का फंक्शन होगा। आप अगर देखें x इक्वल्स टू म्यू, मान लें हम कि ये हमारा कोई पॉइंट है, लेट्स से इट इज x इक्वल्स टू म्यू। तो अगर आप देखें तो ये इस फॉर्म की आपकी कोई चीज होगी जिसके लिए स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट तक इंक्रीज होगी, और इस पॉइंट के बाद से स्लोप की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी, और फाइनली ये स्लोप हमारा कहाँ तक, मतलब ये वैल्यू हमारी कहाँ तक पहुंचेगी, 1 तक। तो ये 1 तक कहाँ पर पहुंचेगी, ये एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी ये वैल्यू 1 होगी। तो अगर आप देखें कि ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी x इक्वल्स टू म्यू पर, अगर आप देख रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू, तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, यहाँ के बाद से स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि एरिया दोनों पोर्शंस में इक्वल है, इसलिए अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 तक पहुंच रही है तो यहाँ तक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो ये एफ एक्स ऑफ एक्स अगर आप देखें तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए ये हमारा सीडीएफ हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या वैल्यू देता है ये एफ एक्स ऑफ एक्स, ये आपको वैल्यू देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बीइंग लेस देन और इक्वल्स टू x। मतलब हम कोई भी अगर पॉइंट चुने
तो अगर हम अपना रैंडम वेरिएबल क्या ले लें, एरर को ले लें, जिसके लिए आपका पीडीएफ आपको अगर गॉसियन फॉर्म में गिवन है, तो उस रैंडम वेरिएबल का अगर आप सीडीएफ प्लॉट कर लिया आपने, ये आपके पास अगर गॉसियन पीडीएफ आ गया, तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पर इस सीडीएफ की वैल्यू जानते हैं, मान लीजिए अगर हम कहें ये हमारा कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू x1, अगर हमें देखना है कि एरर की वैल्यू इससे कम हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखें कि यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू कितनी है हमारी, जो भी वैल्यू है हमारी, ये हम कह सकते हैं कि अगर हम लिखें कि एरर की वैल्यू x1 या उससे कम हो तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऐसे ही मतलब अगर हम एरर एनालिसिस के लिए अगर इस इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं, तो देखिए इस इक्वेशन से आपको जो वैल्यू मिल रही है, अभी हमने ये बात की कि अगर ये fx ऑफ x है, CDF अगर ये है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन और इक्वल्स टू x। हमने अगर बात की कि x हम किसको मान लें, अगर हम एरर को, जो एरर आएगा मेजरमेंट में, अगर हम उस एरर को रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया है कि जो एरर है वही रियल नंबर, जितना एरर है उतना रियल नंबर असाइन कर दीजिए। तो अगर ये आपका रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में अगर हम देखें कि जो एरर को जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपने ये इससे लिखा है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं तो क्या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम x to infinity the same thing, that is 1 upon under root 2 pi sigma square e to the power minus of y minus mu whole square upon 2 sigma square dy। देखिए हमने क्या लिखा, या तो आप ऐसे समझें कि अगर हम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ये जो भी फंक्शन है इसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, x तक का। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि यहां पर आप देखना चाहते हैं कि हमारे वैल्यू क्या होगी x से छोटे होने की, तो आपने एक फंक्शन लिया है और इस फंक्शन के अंदर का आप एरिया फाइंड कर रहे हैं कहां से कहां तक का, माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक का। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से x तक का एरिया चाहते हैं, तो अगर हम उसको टोटल एरिया लें, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल एरिया है इस फंक्शन का वो वैल्यू कितनी है, 1, या फिर आप इसी की वैल्यू कहें ये टोटल वैल्यू कितनी है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यूज हैं इसकी वो क्या हो सकती है, ये अगर प्रोबेबिलिटी है तो वैल्यू 1 हो सकती है। तो आप ऐसे समझें कि अगर हम कह रहे हैं कि x से छोटे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरर x से बड़ा हो। तो x से इन्फिनिटी तक अगर आप ले रहे हैं तो ये वैल्यू आपको इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं इस फॉर्म में हम 1 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो फंक्शन हम ले रहे हैं इस फंक्शन का एरिया 1 है, ये आपने पहले डिफाइन कर दिया है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का एरिया 1 है। तो अगर हम इस फंक्शन को, इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो पूरा एरिया कवर हो जाता और वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती। तो हम उस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल एरिया 1 माइनस इंटीग्रेशन एरिया कहां से कहां तक, x से लेकर इन्फिनिटी का एरिया। ठीक है, आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप इंटीग्रल लेते, उसमें से अगर आप इतना हटा देते तो आपको यही इंटीग्रल मिल जाता, ये चीज ठीक है। अब यहां से अगर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, अगर हम यहाँ थोड़ा सब्सटीट्यूशन करें और ये जो वैल्यू हमें दिख रही है अगर हम यहाँ पर पुट करें, लेट, अगर हमने एज्यूम किया ये जो वैल्यू है हमारी y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, अगर हम इस वैल्यू को मान लें लेट इट इज इक्वल्स टू, हम कोई वैल्यू मान लेते हैं u, अगर हम ये वैल्यू हमारी u है, ये हमारा म्यू है, तो अगर आप यहाँ से देखें कि हम अगर dy को du के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, बस वेरिएबल हम चेंज करना चाहते हैं, ये हम y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हमने क्या मान लिया, u मान लिया। तो यहाँ से अगर आप देखें अगर दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन सिग्मा माइनस 0 इज इक्वल्स टू du अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट में आपने किया तो यहाँ से आप dy इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, सिग्मा इंटू du लिख सकते थे। एक चीज आ गई आपके पास कि ये जो dy है, इस dy को उस केस में हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा इंटू du से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ये चीज। अब हम यहाँ देखें इस चीज को हम क्या लिख सकते थे, y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को आपने अगर u मान लिया तो ये u स्क्वायर बाई 2 हो जाती है। ठीक है, अब हम y की जो लिमिट्स पुट कर रहे हैं वो क्या क्या पुट कर रहे हैं, x और इन्फिनिटी, x से इन्फिनिटी तक पुट कर रहे हैं। तो व्हेन, अगर इस रिलेशन से अगर हम देखें कि व्हेन y टेंड्स टू y, जब y की वैल्यू अगर हम y टेंड्स टू x लेंगे तो उस केस में u की वैल्यू कितनी आएगी, u टेंड्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा आएगी। इसी रिलेशन से अगर हम u की वैल्यू देख रहे हैं, हम y की लिमिट्स देख रहे हैं कहां से कहां तक पुट कर रहे थे, x से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहां अगर आपने x पुट किया तो ये वैल्यू मिली x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और अगर आपने y की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की अपर लिमिट तो उस केस में आपको u की वैल्यू क्या मिलेगी, इट इज u। ये क्या हमारा वेरिएबल जो हम चेंज कर रहे हैं वो u है, तो u की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर यहाँ आपने इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग अपॉन कोई भी आप वैल्यू ले ले तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इन्फिनिटी ही मिलेगी। तो अब ये जो आपके पास इंटीग्रल था, जो इंटीग्रल अभी आपने लिखा है इसको एक बार यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं, fx ऑफ x दैट इज 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इन्फिनिटी 1 अपॉन
अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डी वाई। अब हम इस इंटीग्रल को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इट मे बी रिटन एज 1 माइनस, यहां से देखिए इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन जो लिमिट्स है हमारी, जो x थी, जहां पर हमारी वैल्यू x को टेंड करेगी वहां पर u की लिमिट क्या लेंगे हम, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेंगे। तो ये लिमिट्स हमने क्या लिखी, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और अपर लिमिट हमें दिख रहा है इन्फिनिटी तक ही रहेगी। उस बीच में जो आपका फंक्शन था 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू, हमने कहा इस फंक्शन को अब हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अगर आपने y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को पुट किया है u, तो ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। और इंटू डी यू की जगह पर क्या लिखा आपने, सिग्मा इंटू डी वाई की जगह पर आपने लिखा सिग्मा इंटू डी यू, ये हमने फाइंड कर लिया था। तो अगर आप देखें ये सिग्मा और ये सिग्मा स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर है, मतलब ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल जो आपको वैल्यू मिली दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये जो वैल्यू हमारी यहाँ से सिग्मा और सिग्मा कैंसिल, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई का टर्म बचा है, तो ये हमने लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या है हमारा e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। तो ये हमारे पास एफ एक्स ऑफ एक्स की इस फॉर्म में ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा फंक्शन, ये जो हमारा इतना फंक्शन मिला है, ये चीज, इस फंक्शन को अगर हम नाम दें क्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब अगर हम क्या ले लें, क्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, आप इसकी वैल्यू को क्या लिख रहे हैं, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू इन्फिनिटी एंड ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। यहाँ पर यू स्क्वायर बाई 2 लिखें, जेड स्क्वायर बाई 2 लिखें, डी जेड, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स लिखें, सभी वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू फंक्शन के फॉर्म में ये क्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है इस फंक्शन का, तो अगर आप देखें कि हमें इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अगर हम देखना चाहें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां से आप लिख सकते हैं, यहीं पे देखिए, अगर हम ले लेते हैं फॉर म्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की अगर हम बात करें, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, x नॉर्मल ऑफ म्यू 0 एंड सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1। अगर हम इस रैंडम वेरिएबल के लिए देखें तो हमारे पास इस क्यू फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, अगर आपने म्यू 0 पुट कर दिया सिग्मा 1, तो ये क्या बन गया, क्यू ऑफ x बन गया। तो क्यू ऑफ x की वैल्यू आपको याद रखनी है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहां भी ये 0 और ये 1, तो ये वैल्यू x टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है q ऑफ x। अब अगर हम यहां से देखें कुछ प्रॉपर्टीज इस q फंक्शन की, तो ये जो हमने टर्म अभी लिखा है 1 माइनस, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी 1 माइनस ये वैल्यू थी जिसको हमने q के फॉर्म में डिफाइन किया, ये 1 माइनस इस वैल्यू को आपने q के फॉर्म में डिफाइन किया। तो एफ एक्स ऑफ x क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, जो आप कहें एरर, कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू x से कम होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने उसको 1 माइनस के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये चीज आपको क्या देगी, ये आपको क्या दे रही है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन जो भी आपने वैल्यू लिखी है x। मतलब अगर आप 1 में से आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो चीज आपको प्रोबेबिलिटी दे रही है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x से छोटी होगी, इसका मतलब दो ही, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x से छोटी या उसके इक्वल होना, और ये अगर उसके साथ यूनियन ले लें तो क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप 1 में से कोई प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो वैल्यू आपको मिल रही है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x से छोटी होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये टर्म आपको क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बीइंग ग्रेटर देन x। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं यहां से, प्रॉपर्टीज ऑफ q फंक्शन, तो देखिए हमने पहले जो q डिफाइन किया था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो अलग चीज है, ये q फंक्शन है, ठीक है, मतलब q ऑफ x की आप यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये हम अगर देखें तो पहली प्रॉपर्टी आपकी यही होगी जो आपने अभी लिखा, कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए रैंडम वेरिएबल x के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, मान लीजिए हमने कहा अल्फा से बड़ी होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इट इज इक्वल्स टू q फंक्शन ऑफ x की जगह पर आप अल्फा पुट कर दीजिए, अल्फा
माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये हमने लिखा है। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा क्या देता है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x। तो अगर हमें अल्फा से बड़ी चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया? अल्फा पुट कर दिया। तो ये हमें क्या वैल्यू मिल गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल्स टू q ऑफ अल्फा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब अगर आप इस सिमेट्री कंडीशन को देखें, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई भी एक पॉइंट डिफाइन किया, ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर अल्फा, ठीक है। अल्फा अगर है तो अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहते कि जो हमारे एरर की वैल्यू हो वो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक हो, मतलब अल्फा से छोटे या उसके इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी, तो इतने देर में आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक इस पीडीएफ को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता। अब सिमेट्री से आपको ऐसा दिख रहा है कि जितना ये डिस्टेंस इस म्यू पॉइंट से, जितना ये डिस्टेंस इधर है, अगर उतना ही डिस्टेंस हम इधर ले लें तो इस यहाँ पर जो एक पॉइंट होगा, इसके बाहर का जो एरिया है, इसके बाद का पूरा एरिया, और अगर आप देखें इस फंक्शन के पहले का पूरा एरिया, ये दोनों एरियाज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो इसलिए अगर आप यहां पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, पहली बार आपने क्या लिखा? x के बड़े होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा से, तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी आपने लिखी q ऑफ अल्फा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन अल्फा या इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो एक पॉइंट को इंक्लूड करने से प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो x लेस देन अल्फा अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं q ऑफ म्यू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई सिग्मा। ये अल्फा माइनस म्यू उतना पहले तक आपने इंटीग्रेट किया, ये फिर आपका क्या है? म्यू माइनस अल्फा अपॉन सिग्मा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर आप कुछ वैल्यूज देखें, जैसे अगर हम देखें वैल्यू ऑफ ये हमारा क्यू फंक्शन, अब हम इसको अगर कंसंट्रेट करें इस चीज पर, ये जो वैल्यू है हमारी कि क्यू ऑफ एक्स आपने जो लिखा है, अगर आपको यहाँ पर जिस एक्स के लिए वैल्यू चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है? ये आपने वैल्यू लिखी है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एक्स टू इन्फिनिटी। तो जो भी वैल्यू आपको चाहिए सिर्फ वो यहां पर पुट होगी। ये अंदर का फंक्शन हमेशा सेम रहेगा, दैट इज e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 du। ठीक है, तो यहां पर जिस वैल्यू के लिए आपको देखना है यहां पर वो आप वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स की वैल्यूज, जैसे मान लीजिए आपको देखना हो कि फर्स्ट अगर हम देखें q ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर आप यहां पर 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी देखना चाहते हैं e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 du। तो आप अल्टीमेटली क्या देखना चाहते हैं? ये आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आप देखें तो ये आपका इवन फंक्शन है, यू स्क्वायर दिख रहा है मतलब इवन फंक्शन है, तो उस इवन फंक्शन का जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर सकता हो, अगर आपको सिर्फ 0 से इन्फिनिटी का एरिया चाहिए, मतलब आप जानते हैं कि एरिया क्या होगा, जो टोटल एरिया होगा इस फंक्शन का उसका हम क्या ले सकते हैं? हाफ ले सकते हैं। तो आप अपने सिग्नल के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि अगर आपके पास ये कोई गॉसियन फंक्शन होता है सिग्नल में, मान लीजिए इस फंक्शन को अगर हमने एफ ऑफ यहाँ पर यू ले रहे हैं तो यू ही मान लेते हैं, एफ ऑफ यू अगर हम मान लें कि ये क्या हमारा e टू द पावर माइनस पाई यू स्क्वायर, जैसे माइनस पाई टी स्क्वायर हम लिखते थे, यहाँ पर पाई यू स्क्वायर ले लिया विद रिस्पेक्ट टू यू। अगर तो हमें पता है इसका एरिया कितना है, e टू द पावर माइनस पाई यू स्क्वायर, इस फंक्शन का जो एरिया है दैट इज 1, इसका एरिया कितना है? 1 है। अगर हम इस फंक्शन का एरिया चाहते हैं यू स्क्वायर बाई 2 का, तो हम इस चीज को, ये जो हमारे पास लिखी हुई चीज e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, इसको इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अगर पाई नहीं दिख रहा हमें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब अगर हम इससे कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर पाई है, यहाँ भी पाई आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ u का स्क्वायर होना चाहिए था, u की जगह पर क्या दिख रहा है? यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई दिख रहा है। तो इस चीज को अगर हम ऐसे लिख लें, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस पाई इंटू यू अपॉन अंडर रूट 2 पाई, और इसका अगर हम क्या ले लें? स्क्वायर ले लें, तो ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को हम। अब अगर यहां से आप कंपेयर करेंगे तो अगर आप लिख रहे हैं कि e टू द पावर माइनस पाई यू स्क्वायर, अगर इस फंक्शन का एरिया 1 है, तो अगर आपने इस फंक्शन को कैसे फाइंड किया? ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस पाई यू अपॉन अंडर रूट 2 पाई का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का अगर आप रिलेशन देखें, जैसे अगर आप लिखते थे e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, तो यहाँ पर दिख रहा है t की जगह पर t अपॉन रूट 2 पाई आ गया है, मतलब आपने क्या कर दिया है? स्केलिंग परफॉर्म कर दी है। तो अगर x ऑफ t का एरिया a होता है तो x ऑफ अल्फा t का एरिया a में अल्फा से डिवीजन आपको लेना है, जो भी स्केलिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर आपको स्केलिंग फैक्टर क्या दिख रहा है? अल्फा की वैल्यू आपने 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई से स्केलिंग कर दी है, तो एरिया क्या होगा? 1 अपॉन इस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई से, मतलब एरिया की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 2 पाई होगी। तो इतने फंक्शन का अगर हम पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया देखते तो एरिया कितना होता? अंडर रूट 2 पाई होता। लेकिन हम सिर्फ कहां से कहां तक देख रहे हैं? वैल्यू 0 से पाई तक देख रहे हैं बस। तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट, टोटल एरिया जो भी आपने फाइंड किया, टोटल एरिया
डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल एरिया कितना मिला आपको? अंडर रूट 2 पाई, आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू टोटल एरिया अंडर रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। तो देखिए ये होना ही था। अगर आप जानते हैं, अगर आपको एरर के लिए देखना है वैल्यू जीरो की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में अगर मान लीजिए कि आपका सर्टेनली ऐसा आप नहीं कह सकते कि एरर आने ही वाला है, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी है कि जीरो एरर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता, मतलब दोनों ही प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल है। तो इक्वली पॉसिबल है, इसलिए वैल्यू कितनी आई? 1/2। क्योंकि आप अगर देखें तो ये जो सिमेट्रिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हमने ड्रॉ नहीं किया, तो x माइनस आप जो लिखते हैं यहाँ पर आपने जैसे डिफाइन किया था, तो ये आपने क्या डिफाइन किया क्यू फंक्शन में? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अगर आप x इक्वल्स टू म्यू पर ही देखेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? जीरो डिफाइन कर रहे हैं। तो म्यू के पहले का एरिया और बाद का एरिया ओवरऑल सेम है, इसलिए वैल्यू वहां पर आपको क्या मिल रही है? 1/2 मिल रही है। अब अगर इसी की अलग अलग और हम वैल्यूज देखें तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। यहां से देखिए हमने शुरू क्या किया, हमने ये कहा कि जो रैंडम एरर्स अकर होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी भी हमारे गॉसियन को फॉलो करती है। तो गॉसियन पीडीएफ से गॉसियन सीडीएफ हमने लिखा और इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में लिख लिया 1 माइनस, जो लिमिट हमारी -∞ टू x थी उसको हमने x टू इन्फिनिटी ले लिया। अब इसी चीज में हमने वेरिएबल को चेंज किया और जहां y था ये y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसकी जगह पर अगर हमने सिर्फ u ले लिया तो हमें यही इक्वेशन कन्वर्ट होकर किसके फॉर्म में मिल गई? 1 माइनस इस वैल्यू इस फॉर्म में मिल गई। अब आपने इस चीज को डिफाइन कर दिया कि ये हमारा क्या फंक्शन है? एक क्यू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हमने इस फंक्शन को नाम दिया। तो ये हमारा क्यू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब ये जो फंक्शन है ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू याद नहीं भी रखें, ये वैल्यू आप याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी में अगर हम सिग्मा की वैल्यू को 1 और म्यू की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि इसके टर्म्स में मतलब ये चीज क्या बता रही है? ये चीज हमें बता रही है कि जो एरर आएगा उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर x से बड़ी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने ये लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बता रहा है कि एरर हमारा पर्टिकुलर x से बड़ा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर आपने लिखा कि अगर यहीं पर हमें पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो जैसे हमें ये अल्फा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से मिलता है, वैसे ही हम इसको क्या अगर लिख लें, म्यू माइनस अल्फा अपॉन सिग्मा लिख लें, तो वो हमें अल्फा से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी बता देगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि क्यू ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 होगी। तो नॉर्मली जब क्यू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक टेबल के फॉर्म में चीज गिवन होगी। तो यहां से हम कुछ और प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो अब हम क्योंकि इसको रिलेट करके आप एरर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो इसलिए क्यू फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर हम लिखें जो आप, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स में आपने लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू इन्फिनिटी, मतलब क्यू ऑफ एक्स अगर आप लिखेंगे तो बस आपके इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है वहां पर आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो ये एनालिसिस हम आगे बार बार यूज करेंगे, जो हम एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं इनको हम आगे यूज करेंगे। धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाएंगे इन एक्सप्रेशन से। देख लेते हैं इसको हम एक बार। आज मैं कमेंट्स आपके लास्ट क्लास के नहीं देख पाया हूँ, तो कुछ डाउट्स हैं तो उसको एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके डाउट्स हैं, और एक दो लेक्चर बाद हम कुछ एक लाइव सेशन को भी प्लान कर सकते हैं, जो अगर तब तक आपके डाउट्स होंगे। क्योंकि एक मैं क्वेश्चंस का लेक्चर ले लूँ पहले, ये थोड़ा सा थ्योरी और करवाने के बाद, जिसमें हम सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लाइव का प्लान करेंगे। ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने ये देख लिया कि x ऑफ q ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 होगी। अगर हमसे पूछा जाता q ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, q ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो अगर आप ये देखें ये जो वैल्यू हमारी, अगर हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का इसके अंदर जितना एरिया होगा, ये हमने देखा था टोटल एरिया कितना था इस फंक्शन के अंदर, √2 पाई था। तो √2 पाई इंटू 1 अपॉन √2 पाई वैल्यू क्या आ जाएगी? 1।
तो वैसे भी आपको पता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े होने की वैल्यू देख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो अगर हम देखें इसी तरह q ऑफ प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू, अगर आप यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी मतलब कोई भी एरिया एनक्लोज नहीं होगा, तो उस केस में वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और एक और आप लिख सकते हैं दैट इज q ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस q ऑफ x। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप देखें इन पर जो बाउंड्स हैं हमारे अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑन दिस क्यू फंक्शन, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, अपर एंड लोअर बाउंड्स। तो फर्स्ट बाउंड है कि ये जो हम लिख रहे हैं q ऑफ x, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। दूसरी चीज है कि ये हमेशा ही हमारा छोटा होगा, दैट इज 1/x अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से। और ये फंक्शन हमेशा बड़ा होना होगा किससे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 पाई इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अगर हम देखें तो मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट एक सिंपल ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं। अगर हम x के रिस्पेक्ट में ये q ऑफ x देख रहे हैं, q ऑफ x अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए तीन टाइप के फंक्शंस हैं हमारे। मान लीजिए एक हमारा ये ऐसा कुछ फंक्शन है, एक हमने मान लिया, मतलब ये वैल्यू हम दिखा रहे हैं अभी कि किन की वैल्यूज हम लिख रहे हैं, और ये हमारे पास एक ये तीसरा फंक्शन है। जो हमने तीन वैल्यूज ड्रॉ की हैं, अगर आप ये तीनों ग्राफ्स को देखेंगे तो ये आपका फंक्शन है। फर्स्ट ये जो हमने लिखा है दैट इज ये फंक्शन आपका 1/2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के करस्पॉन्डिंग। ये जो फंक्शन है इट इज x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 पाई इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के करस्पॉन्डिंग। और ये जो आप शो कर रहे हैं ये हमारा फंक्शन है फॉर 1 अपॉन x अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप देखें एक्चुअल जो क्यू एरर फंक्शन की वैल्यू आती है q, वो ये एक्चुअल वैल्यू ये है हमारी। एक्चुअल वैल्यू ये हमारी कुछ इस टाइप की ये वैल्यू है, एक्चुअल क्यू फंक्शन की वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर आप देखें फॉर लार्ज नंबर्स, मान लीजिए वैल्यूज हम अगर लिख रहे हैं इट इज 0.5 1 1.5 2 2.5, तो आप अगर देखें तो लार्ज नंबर्स के लिए जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये लाइन जो है इसके लिए इसके अप्रोक्सीमेशन से आप ले सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों लिमिट्स को देखते हुए जो फाइनल आप अप्रोक्सीमेशन लेते हैं क्यू फंक्शन के लिए, वो ये अप्रोक्सीमेशन है q ऑफ x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विथ 1 अपॉन x अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे q फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना, उसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट है q ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इन सब के करस्पॉन्डिंग जो हम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। और किसके लिए, फॉर लार्ज नंबर्स। ये हमारा थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर्स के नाम से भी डिफाइंड है, इतना हमें देखने की जरूरत नहीं है। आप ये ले सकते हैं इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए अभी हमने लिखा कि ये हमारे पास q ऑफ x फंक्शन है दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 डी यू। ठीक है ये। अब अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, अगर हमने पुट किया कि u अपॉन अंडर रूट 2, अगर हम इसको कोई अदर वेरिएबल पुट कर दें z, ये जो हम लिख रहे हैं यू स्क्वायर बाई 2, अगर हम इसको इस फॉर्म में नहीं रखने के लिए हम अगर सिंपली e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रखना चाहते हैं अपने कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए, तो अगर हमने u अपॉन अंडर रूट 2 को z पुट कर दिया तो यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 इसकी वैल्यू क्या होगी dz अपॉन du, या फिर आप लिख सकते थे कि du को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू dz लिख सकते हैं। ठीक है ये चीज। तो अगर हम यहाँ से देखें और कि आप u की वैल्यू को वेरी करने वाले हैं फ्रॉम x टू इंफिनिटी, तो व्हेन u टेंड्स टू x, जब u की वैल्यू x के बराबर होगी तो z की वैल्यू क्या होगी z टेंड्स टू x बाई रूट 2, और जब u टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे हम तो उस केस में z टेंड्स टू भी क्या वैल्यू मिलेगी आपको, इंफिनिटी मिलेगी। तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग अब हम इस इंटीग्रल को चेंज कर दें तो इस q ऑफ x को हम और क्या लिख सकते थे, q ऑफ x
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन, अब ये x के लिमिट्स आप क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा आपने x बाई रूट 2 से लेकर इंफिनिटी e टू द पावर, इसको क्या लिख ले हम माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी यू को क्या लिख ले हम अंडर रूट 2 इंटू डी जेड लिख लेते हैं। ठीक है ये चीज। अब अगर आप देखें आप तो ये रूट 2 और ये रूट 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज। मतलब अगर हम देखें तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक और फॉर्म क्या आ गया 1 बाई अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम x अंडर रूट 2 x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है ये चीज। अब लेकिन हम इस फॉर्म में तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहां पर x बाई रूट 2 फिर आ गया तो फिर हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर हम यहां पर फिर से डिफाइन करें, अगर हम इसमें x को यहां पर अगर x है तो यहां पर x बाई रूट 2 है। अगर हम यहां पर क्या ले लें q ऑफ, अगर हम रूट 2x ले लें, अगर हम x को रिप्लेस कर दें हर जगह रूट 2x से, तो हमारे पास क्या इंटीग्रल आएगा 1 अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन, x की जगह पर आपने अगर रूट 2x पुट किया तो रूट 2 और रूट 2 कैंसिल और आपको क्या वैल्यू मिली फ्रॉम x टू इंफिनिटी। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। तो अब यही जो फंक्शन आया, अगर आप इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप यहां पर इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2q ऑफ अंडर रूट 2x, तो ये जो फंक्शन आएगा जिसकी वैल्यू होगी 2 अपॉन अंडर रूट पाई, 2 अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। इसी फंक्शन को आप नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ERFC ऑफ x। तो यहां से ये जो रिलेशन है हमारा, ये हमें एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन दे रहा है जिसकी हम वैल्यू यहां से देख सकते हैं, एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ERFC ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स q ऑफ अंडर रूट 2 इंटू x। अब यहीं से अगर मान लीजिए कि जैसे आप इन्वर्टिबल सिस्टम्स के लिए इन्वर्स सिस्टम जब फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए ये रिलेशन आपको गिवन था और यहां से अगर आपको q फंक्शन के टर्म्स में, जैसे आपने यहां पर ERFC को रिप्रेजेंट किया, अब अगर ERFC के फॉर्म में अगर आपको q फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम, अगर मान लीजिए कि यहां पर आपको सिर्फ q ऑफ x चाहिए, यहां पर जो वैल्यू हमारी इट इज नॉट पाई इट इज व्हाट x। तो अगर हमें यहां सिर्फ q ऑफ x चाहिए, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम पहले दोनों तरफ x को किससे रिप्लेस कर दें x बाई रूट 2 से, तो ERFC ऑफ x बाई रूट 2 की क्या वैल्यू होगी 2q ऑफ, अगर आपने x बाई रूट 2 पुट किया तो रूट 2 और रूट 2 कैंसिल, सिंपली क्या मिलेगा आपको q ऑफ x मिलेगी वैल्यू। तो मतलब यहां से आप अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं आप, q ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 ERFC ऑफ 1 बाई 2 ERFC ऑफ x अपॉन रूट 2। तो ये जो दो रिलेशंस हैं आपके, ये दो रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। आपको q फैक्टर q फंक्शन के लिए एक टेबल भी गिवन हो सकती है, डायरेक्टली आपको q फंक्शन की वैल्यू पता होगी, वहां से हो सकता है आपको ERFC फंक्शन फाइंड करना हो, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए, तो वहां पर हम इन चीजों को यूज करेंगे। तो ये गॉसियन के लिए ये दो आपके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनका रिलेशन। तो आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, आप अगर लिखें तो यहीं पर ये चीज तो हमने लिख ली है। इसके साथ ओवरऑल जो वैल्यू थी हमारी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये वैल्यू थी हमारी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस u स्क्वायर बाई 2 du। और इसी में आपने जब q फंक्शन एक्चुअल डिफाइन किया था तो q ऑफ x की वैल्यू सिग्मा को 1 और म्यू को 0 पुट करके, तो ये वैल्यू थी आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई x टू इंफिनिटी e टू द पावर, ये यहाँ पर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा था। फिर इस केस में सिंपली x e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 du। और यहीं से आपने थर्ड फॉर्म भी ये अभी रिप्रेजेंट किया कि q ऑफ x को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट पाई, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं q ऑफ x इक्वल्स टू थर्ड फॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये आपने लिखा है x बाई रूट 2 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम इनका जहां जहां पर एप्लीकेशन होगा वहां पर इन चीजों को हम यूज करेंगे। तो एरर फंक्शन अगर हम देखें तो ये हमारा किसके थ्रू रिलेटेड है, तो यहां से एरर फंक्शन की वैल्यू भी लिख लीजिए कि एरर फंक्शन ERFC ऑफ x, ये वैल्यू कैसी है हमारी, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो वैल्यू है ये हमारा एरर फंक्शन है, दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट पाई
2 अपॉन अंडर रूट पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल स्टार मार्क करके लिखिए। इसके बाद फिर हम आगे इनके एप्लीकेशन देखेंगे। तो अभी हम ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कंटिन्यूअस का केस हम इसमें और देख लेंगे। अगर जैसे नेक्स्ट अगर आप देख लें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल आप कहते हैं अगर आपका कोई रैंडम वेरिएबल, आप लिख सकते हैं अ रैंडम वेरिएबल इज said to be uniform if its PDF satisfies fx of x is equals to 1 upon b minus a for a से बड़ी या इक्वल हो x की वैल्यू और b से छोटी एंड इट इज जीरो अदरवाइज, इट इज जीरो अदरवाइज। मतलब ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एक डेंसिटी फंक्शन x के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी fx ऑफ x, ये हमारा हमेशा सेम वैल्यू, इसकी वैल्यू आपने लिखी है कांस्टेंट, b और a जो है वो अगर कांस्टेंट्स हैं, जहां पर आपने डिफाइन कर दिया कि b हमारा a से बड़ी वैल्यू है अगर हमारी b की, तो यहाँ से ये a से b के बीच एग्जिस्ट करने वाला हमने फंक्शन ड्रॉ किया जिसकी वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली ये वैल्यू होगी 1 अपॉन b माइनस a, क्योंकि अगर ये हमारा पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर का एरिया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पीडीएफ की वैल्यू है, पीडीएफ क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आपका ये पीडीएफ है तो यहाँ से आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं इसका सीडीएफ, जो आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो अगर हमने लिया नेक्स्ट इस फंक्शन के लिए अगर आप सीडीएफ ड्रॉ करें तो उसके लिए आप पता है आपको अगर कोई चीज कांस्टेंट है और पीडीएफ के लिए क्या करने वाले हैं, आप इंटीग्रेट करने वाले हैं इस फंक्शन को। सीडीएफ के लिए आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी, उस ड्यूरेशन में स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हुई मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी आपको पता है कि जो आपने जितने एम्पलीट्यूड के कांस्टेंट को आपने इंटीग्रेट किया है उतना ही उसके स्लोप की वैल्यू होगी। तो यहां से अगर हम प्लॉट करें, ये आपने बनाया पीडीएफ, आपको पता था x के रिस्पेक्ट में fx ऑफ x वैल्यू है हमारी फ्रॉम a टू b हमारी ये वैल्यू लाई कर रही है और ये वैल्यू कितनी है 1 अपॉन b माइनस a। ये जो इंटरवल है उस इंटरवल से आपको यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो अगर हम देखें इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम fx ऑफ x देख रहे हैं CDF, तो CDF हमें पता है अगर 0 से ये पॉइंट है a और ये अगर पॉइंट है b, तो 0 से पहले कोई चीज नहीं है, इसी का रनिंग इंटीग्रेशन आप लेंगे तो a से b के बीच में आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो फाइनली ये प्रोबेबिलिटी बढ़ते हुए 0 से लेकर 1 तक आ जाएगी जब सारे ही आउटकम्स को आपने इंक्लूड कर लिया, और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगी 1 पर। इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक 1 आ गया, उसके बाद ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो गई। तो अगर आप देखें कि 1 क्यों आएगा, तो आप अगर देखेंगे इट इज a एंड b। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपने लिखा कि जो स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का, ये स्लोप किसके बराबर होगा, जितना इसका एम्पलीट्यूड है, मतलब ये स्लोप है हमारा 1 अपॉन b माइनस a के बराबर। तो स्लोप है इसका मतलब जब आप यूनिट डिस्टेंस चलेंगे तो इतना वैल्यू आप गेन करेंगे। तो अगर आप डिस्टेंस चलना चाह रहे हैं a से b तक, मतलब b माइनस a डिस्टेंस चलेंगे तो b माइनस a इंटू b माइनस a, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स में लिखना चाहें, अगर आप ये इंटरसेक्शन देखना चाहते, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे इस बीच में तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अगर आपने fx ऑफ x CDF को लिखना चाहा तो आपको ये दिख रहा है कि अगर हम b से बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी तब तक 1 हो गई होगी क्योंकि सारे आउटकम्स आ गए होंगे। तो आप वैल्यू लिख सकते हैं 1 किसके लिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। फिर अगर देखेंगे इसी की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये वैल्यू 0 होगी ऑब्वियसली किसके केस में, अगर आप लेस देन a ले रहे हैं। अगर हम a से भी छोटी वैल्यू ले रियल एक्सिस पर जो रैंडम वेरिएबल की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, क्योंकि हमारा पीडीएफ शुरू कहां से हो रहा है, a से शुरू हो रहा है, मतलब इसके बाद ही हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो यहां से अब क्या वैल्यू होगी हमारी, अगर हम इस रेंज में देखना चाहते हैं कि अगर x की वैल्यू a से बड़ी या a के इक्वल हो लेकिन छोटी हो किससे, b से, क्योंकि b पर तो वैल्यू 1 हो जाएगी ये पता है। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब y एक्सिस पर आपका फंक्शन है fx ऑफ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू m इंटू x एक्सिस आपने x सही लिखा है प्लस c। तो m की वैल्यू आपने लिखा, ये वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन b माइनस ए। स्लोप जो है इसका वो कितना है, 1 अपॉन b माइनस ए।
इंटू एक्स और प्लस इंटरसेक्शन सी। मतलब हमें ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू को हम लिख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हमारी सी है। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू दिख रही है आपको, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 1/b माइनस ए, उस स्ट्रेट लाइन से आप अगर उसी स्लोप से अगर आप पीछे आ रहे हैं, मतलब वैल्यू में, अगर आप वैल्यू में अगर नेगेटिव साइड में मूव कर रहे हैं, तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज होगी? अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 0, मतलब आप a डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर आप a डिस्टेंस कवर करेंगे और स्लोप है आपका 1/b माइनस ए, तो टोटल कितना आप यहाँ पर वैल्यू कितनी आपको मिलेगी? a/b माइनस ए। और क्योंकि ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि आप पीछे की तरफ मूव किया आपने, तो ये जो वैल्यू आएगी c की, ये वैल्यू कितनी आएगी? -a/b माइनस ए। ये समझ रहे हैं? हमने बस इस स्ट्रेट लाइन को देखा कि ये स्ट्रेट लाइन मूव करने वाली है a ड्यूरेशन में, तो इसलिए हमने लिखा a इंटू स्लोप, मतलब जो भी हमने स्लोप अगर वैल्यू है तो जितना डिस्टेंस मूव किया उसको स्लोप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस मिलेगा हमें। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई हमें? a इंटू 1/b माइनस ए, तो ये वैल्यू मिली a/b माइनस ए। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, 0 से इतनी वैल्यू कम करेंगे हम, तो इसलिए हमने लिखा -a/b माइनस ए। तो अगर आप यहाँ पर देखें वैल्यू, तो fx ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? mx, मतलब ये वैल्यू थी x/b माइनस ए, और माइनस c की वैल्यू आपने लिखी माइनस ऑफ a/b माइनस ए। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? x माइनस a/b माइनस ए, लेकिन किस इंटरवल में? a से लेकर b तक के इंटरवल में। तो अगर हम इसके लिए भी लिखना चाहें तो लिख लिया हमने x माइनस a/b माइनस ए, a से लेकर जब तक 1 से बड़ी या a के इक्वल है वैल्यू, और b से जब तक छोटी है, तब तक हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा वो इस फॉर्म का मिलेगा। तो इस पर रिलेटेड भी ये जितने भी हमने टाइप्स देखे हैं, इन सब के लिए हमें क्या करना है? मीन, वेरिएंस, ये सभी चीजें हमें फाइंड करनी है। एक और कंटिन्यूअस के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, वो जो हम देखेंगे अभी, दैट इज रेले डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ हमारा गिवन होगा fx ऑफ x इज इक्वल्स टू x अपॉन सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर x लेस देन 0। तो ये हम देखेंगे रिले डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और ये आपका पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देखें तो जो हमारे पास रैंडमली जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं, उनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है, वो इस रिले को फॉलो करता है। तो आप लिख सकते हैं कि इन कम्युनिकेशन सिस्टम signal amplitudes of randomly received signals follows Rayleigh distribution। तो इस लेक्चर में हम आगे नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी जो आपने चीजें पढ़ी हैं, आपको उनको बस, क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बस हैं, तो उनको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए कि उसमें सब में आप कंफर्टेबल हैं, कैसे हम वेरिएबल्स चेंज करते हैं। सभी सिग्नल्स में आपने बहुत बार किए हैं, जब आप एनर्जी सिग्नल्स, पावर सिग्नल्स आपने पढ़ा है, तो इस टाइप के जो वेरिएबल्स को चेंज करना है वो सभी हम बार बार देख चुके हैं। तो ये सभी चीज़ों में आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है, और जो एक्सप्रेशंस हमने लिखे हैं उनको रिकॉल कर सकें आप, उस फॉर्म में आप उसको कीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें आगे। फिर इसके बाद अब हम यहाँ से, जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट अभी हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शंस देखें, ऐसे ही हम जाएंगे फिर अब डिस्क्रीट के केस में, और वहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बर्नौलीज, और उसके बाद फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर नॉर्मल में और भी बहुत सारे हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, नागा माकी, ऐसा कुछ नाम है, तो नाम भी उसमें ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ उसको, वो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। लेकिन वो सभी इतने हमारे, क्योंकि एक से ही डिराइव्ड है, वो सभी अगर आप देखेंगे तो गॉसियन पीडीएफ में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके उन सभी को हम डिराइव कर सकते हैं, और ये अगर रिले भी आप देखेंगे तो उसको भी गॉसियन से ही हम डिराइव कर सकते हैं। तो अल्टीमेट जो आपका बेस होगा वो होगा आप गॉसियन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर जो क्वेश्चंस आपके हैं उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं जल्दी एक वीडियो में, फिर एक वीडियो हम पूरा रखेंगे जो अभी तक के क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स आपने देखकर वीडियोस छोड़ दिए, जो भी कंटेंट है उसको पूरा आप अपने नोट्स बुक में लिखते चलिए, क्योंकि फिर जब मैं बोलूँ कि ये हमने लिखा है, ये हमें आता है, तो आप उसको अटेम्प्ट करते टाइम वो समझ सकें कि हमने क्यों ऐसी चीज़ यहाँ पर यूज़ की है। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के पीडीएफ और उसके बाद फिर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।